हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जावा प्लेलिस्ट। आई एम मोहित छाबड़ा, सॉफ्टवेयर डेवलपर एक्स सेल्सफोर्स एक्स वॉलमार्ट। आज की वीडियो में हम समझेंगे जावा में स्विच के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था जावा में इफ एल्स का कॉन्सेप्ट, उसी से ही काफी सिमिलर है स्विच का कॉन्सेप्ट। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं मंथ का। आप जानते ही हैं कि जैन को रिप्रेजेंट किया जाता है 01 से, ऐसे ही फेब को रिप्रेजेंट किया जाता है 02 से, और ऐसे ही और आगे जाते जाते जो दिसंबर है हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं 12 से। तो बेसिकली जो आपका मंथ है उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने नंबर्स भी असाइन किए होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में काफी यूज करते हैं। मान लो किसी ने आपको नंबर दिया हो और उससे आपको बताना हो कि ये कौन सा मंथ है, इसका आपको प्रोग्राम लिखना है, तो उसमें बेसिकली आपको गिवन वैल्यू को हर बार कंपेयर करना होगा और बहुत सारी कंडीशंस लगानी होंगी। तो अगर हम इफ एल्स की बात करें तो हमें बहुत सारे इफ एल्सिफ 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 इस तरह से कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। तो इस केस में हम स्विच के बारे में सोच सकते हैं। तो चलिए अब हम स्विच का सिंटेक्स देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे स्विच कीवर्ड, उसके बाद आएंगे दो ऐसे ब्रैकेट्स, बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे हम लिखते थे इफ एल्सिफ और उसके बाद में ब्रैकेट और उसके अंदर हम देते थे कंडीशन। तो यहाँ पे भी आएगा एक एक्सप्रेशन और उसके बाद आ जाएगा ऐसा करली ब्रैकेट, मतलब कि स्टार्ट ऑफ द स्विच स्टेटमेंट। तो इसके बाद थोड़ा सा सिंटेक्स डिफरेंट है, यहाँ पे आप देते हो केस। तो केस कीवर्ड लिखते हो आप और उसके बाद आप यहाँ पे देते हो वैल्यू, इसको मैं वैल्यू 1 लिख देता हूँ और उसके बाद आप ऐसे लगाते हो। तो बेसिकली करेगा क्या ये कि जो आपने एक्सप्रेशन दिया होगा उसको कंपेयर करेगा जो आपने वैल्यू दी है इस केस के कॉरस्पॉन्डिंग। अगर ये मैच हो जाएगा तो फिर इसके बाद नीचे आएगा कि जो कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। तो बेसिकली होगा क्या कि अगर आपका वैल्यू 1 जो है वो मैच कर गया, वो इक्वल हो गया जो आपने प्रोवाइड किया है एक्सप्रेशन में, तो फिर उसके अंदर जो नीचे कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी के तरह आप बहुत सारी और कंडीशंस भी दे सकते हो। जैसे आपने एक कंडीशन बताई, फिर आप इसी तरह और कंडीशंस दे सकते हो, वो अलग अलग केस बन जाएंगे। यहाँ पे आप वैल्यू 2 दे दो और इसमें फिर इसका अलग से कोड आ जाएगा, जो भी इसका कोड होगा वो चल जाएगा। अगर मान लो कि एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 से मैच नहीं हुई तो फिर वो वैल्यू 2 में जाएगा। ये भी सिक्वेंशियल है। तो सबसे पहले जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू कंपेयर करेगा वैल्यू 1 से, क्योंकि वो सबसे ऊपर लिखा हुआ है। अगर वो मैच हो गई तो उसका कोड एग्जीक्यूट कर देगा, अगर वो नहीं होती तो फिर वो वैल्यू 2 पे जाएगा। इसी तरह आप और भी बहुत सारे केस बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक और बना देता हूँ वैल्यू 3 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कोड होगा। ऐसे ही आगे जाते जाते और बहुत सारे आप बना सकते हो केसेस, और जितने मर्जी आप चाहो वो आप बना सकते हो। तो अब आप ये चीज़ सोचेंगे कि इफ़ में तो एक एल्स भी होता था कि मान लो अगर आपकी इफ़ की कंडीशन ना चली, फिर एल्स इफ की भी कंडीशन ना चली, तो ऐसा कुछ भी ना चला तो आखिरी में आप एल्स दे सकते थे, जो कि ऑप्शनल होता था। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन था कि आप एल्स केस बना सकते थे कि अगर कुछ भी मैच ना हुआ तो ये केस चल जाए। तो क्या स्विच में भी ऐसा कुछ है? जी हाँ, बिल्कुल। बस उसका सिंटेक्स हल्का सा डिफरेंस है। जैसे आपने यहाँ पे केसेस डिफाइन किए, अगर ऐसा कुछ हुआ कि इन केसेस में कोई भी मैच नहीं हुआ तो आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे आते हो। तो उसके लिए आप लिखते हो कीवर्ड डिफ़ॉल्ट और उसके बाद भी आप ऐसे लगा देते हो और फिर उसमें कोड दे देते हो कि डिफ़ॉल्ट केस में कौन सा कोड है जो एग्जीक्यूट होना चाहिए, और आप एंड कर देते हो स्विच को इस तरह से। तो बेसिकली जो आपका डिफ़ॉल्ट केस है वो ऑप्शनल है, ये आपके ऊपर है आप ये केस देना चाहते हो या नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है। तो चलिए अब इसी एग्जांपल का मैं आपको कोड लिख के दिखाता हूँ इंटेलाइजे में, ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो। तो अब हम आ गए हैं इंटेलाइजे में। सबसे पहले मैं एक बना देता हूँ वेरिएबल जिसका नाम हम मंथ रख देते हैं और जिसकी वैल्यू आप कुछ भी मान लीजिए 4 दे दिया आपने। तो 4 का मतलब आप वैसे तो जानते ही हैं कि ये अप्रैल मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, पर हमें इसका कोड भी लिखना है। तो हम क्या करेंगे कि एक स्विच स्टेटमेंट बना देते हैं, और जैसे आप देख सकते हैं इंटेलाइजे ने खुद से ही ये ब्रैकेट्स लगा दिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्विच के बाद ब्रैकेट्स होंगे और उसके अंदर आपको एक्सप्रेशन लिखना होगा। तो चलिए एक्सप्रेशन देते हैं हम। तो यहाँ पे हमें क्या चेक करना है? मंथ को। तो हम यहाँ देंगे मंथ, क्योंकि मंथ की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हमने प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे हम दे देंगे ऐसे ब्रैकेट्स, जिससे बोल रहा है कि स्टार्ट ऑफ द कोड ऑफ द स्विच हो गया है ये। और उसके अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे अपना केस 1, जिसमें हम प्रिंट क्या करवाएंगे? हम प्रिंट करवा देंगे system.out.println और उसमें हम कह देते हैं जैन। ठीक है, तो फर्स्ट 3 लेटर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ मंथ के, तो हम यहाँ पहले बोल देंगे जैन। तो चलिए उसके बाद हम एक और केस बनाते हैं जहाँ पे हम लिख देते हैं कि केस 2, और उसमें मैं दोबारा प्रिंट करवा देता हूँ system.out.println करा देते हैं हम, और उसमें लिख देते हैं फेब।
ठीक है। तो इसी तरह मैं अब सारे केसेस बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बना दिए इस तरह से सारे केसेस, आप देख सकते हैं 1 to 12 मैंने सारे बना दिए हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो उनके मंथ्स हैं उनका लॉजिक भी मैंने लिख दिया है। तो ये करेगा क्या कि जो आपने इसमें एक्सप्रेशन दिया है, यहाँ पे हमने मंथ ही दिया है, तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसको कंपेयर करेगा इन केसेस के साथ। तो सबसे पहले है हमारा केस 1, तो उससे कंपेयर करेगा, वो मैच नहीं कर रहा है, आप क्लियरली देख सकते हो, तो फिर वो केस 2 पे जाएगा, वो भी मैच नहीं कर रहा, 3 पे जाएगा, वो भी नहीं कर रहा, 4 पे जाएगा। अब आप क्लियरली देख सकते हो 4 की वैल्यू 4 से मैच कर रही है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग वो अप्रैल प्रिंट करवाना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं कि इसका आउटपुट क्या है। यहाँ पे अब इसका आउटपुट देख रहे हैं तो अरे ये तो बहुत ही शॉकिंग है, ये इसने अप्रैल प्रिंट करवाने की जगह तो अप्रैल के बाद जितने भी थे सारे मंथ्स का नाम प्रिंट करवा दिया। तो ये एक मेजर डिफरेंस है आपका स्विच और इफ एल्स कंडीशंस के बीच में। अगर आपको याद हो कि इफ एल्स में ये होता था कि वो सिर्फ एक कंडीशन को चेक करता था और अगर वो कंडीशन उसको सेटिस्फाई कर देती थी तो उसके आगे और वो कहीं और नहीं जाता था, क्योंकि वो उसका नाम ही यही है, इफ एल्स इफ, मतलब कोई एक कंडीशन ही वो पिक करेगा। लेकिन स्विच का केस ऐसा नहीं है। स्विच के केस में क्या होता है कि अगर आपका कोई भी केस सेटिस्फाई हो गया, जैसे यहाँ पे जो 4 वैल्यू है वो मैच कर गई है जो आपके एक्सप्रेशन जो था उसकी वैल्यू से, तो वो वाला कोड तो एग्जीक्यूट करेगा ही, लेकिन उसके बाद जितने भी और सारे केसेस हैं वो सारे के सारे कवर करेगा। तो इसलिए इसने, आप क्लियरली देखें अगर आउटपुट में, जैन, फेब और मार्च प्रिंट नहीं करवाया क्योंकि वो इसके साथ मैच नहीं कर रहे थे। लेकिन जब उसे पहला मैच मिल गया, जैसे यहाँ पे उसे 4 मिल गया है अप्रैल, तो फिर उसने APR प्रिंट करवाया। उसके बाद जितने भी सारे केसेस थे वो भी सारे उसने एग्जीक्यूट किए, उनका कोड भी एग्जीक्यूट किया। तो ये डिफरेंस है स्विच और इफ एल्स में। लेकिन हमारे केस में तो हम चाहते थे सिर्फ वो APR ही प्रिंट करवाए, क्योंकि 4 के कॉरस्पॉन्डिंग तो अप्रैल ही है, बाकी मंथ्स थोड़ी हैं। तो अब क्या करें? तो उसके लिए आता है आपके पास जावा में एक कीवर्ड जिसे कहते हैं ब्रेक। तो बेसिकली आप ये कीवर्ड यूज करेंगे ब्रेक का। अब इससे होगा क्या कि जैसे ही आपका कोड ब्रेक स्टेटमेंट पे पहुंचता है तो वो वहां से बाहर निकल जाता है। तो यही मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ कि जैसे हमने यहाँ पे अभी सिर्फ कोड में लिखा है जो भी हमने प्रिंट करवाना था, अब उसके साथ हम एक और चीज़ लिखेंगे, हर एक के साथ ब्रेक लिख देंगे। वो ब्रेक क्यों लिख रहे हैं कि अगर मान लो कि ये केस सेटिस्फाई हो गया तो ये कोड, जो भी आप कोड लिखोगे, एक लाइन का हो सकता है, बहुत सारी लाइन का हो सकता है, वो कोड चलने के बाद आप चाहते हो कि आपका स्विच जो है पूरा केस वो ख़त्म हो जाए, उसके नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो ब्रेक लगाना है वो भी बिल्कुल ऑप्शनल है। बेस्ड ऑन योर सिचुएशन केस आप ये लगा सकते हो और इसे नहीं भी लगा सकते। जैसे पहले अभी हमने नहीं लगाया हुआ था और आप देख सकते हो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि जो भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई वो तो चलेगा उसका कोड, उसके नीचे जितने भी आपने केसेस और बनाए हुए हैं सबका कोड चल जाता है, जो कि हम यहाँ नहीं चाहते। इसलिए हम ब्रेक लगाएंगे हर एक केस में जब उसका कोड खत्म हो जाए। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ हर एक में, यहाँ पे ब्रेक, आप देख सकते हो कि हर एक में मैं यहाँ ब्रेक ऐड कर रहा हूँ। तो अब मैंने हर एक केस में उसके कोड के बाद ब्रेक भी लगा दिया है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। अब इस कोड को मैं दोबारा चला के देखता हूँ कि क्या होता है। हम रन पे क्लिक करते हैं और इस बार आप क्लियरली देख सकते हो कि इसने सिर्फ APR प्रिंट करवाया है, मतलब जो कि उसकी वैल्यू मैच हुई। तो अब हुआ क्या कि जैसे ही आपने स्विच में एक्सप्रेशन दिया जो कि मंथ था, करेक्ट, तो वो हर एक केस के साथ कंपेयर करेगा। सिक्वेंशियल ऑर्डर में सबसे पहले जाएगा 1 पे, वो मैच नहीं हुआ तो आगे जाएगा 2 पे, वो भी मैच नहीं हुआ, 3 पे भी मैच नहीं हुआ, 4 पे जाएगा। 4 पे गया तो उसमें जो कोड लिखा हुआ था वो एग्जीक्यूट करेगा। तो इसने यहाँ पे ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर दिया। अब उसके बाद वो आगे जाना चाहता था लेकिन वहाँ पे आ गया ब्रेक। तो ब्रेक से क्या हुआ कि उसने स्विच केस से ही सब कुछ बाहर निकाल दिया कि अब ये जो आपका है स्विच, यहाँ से आप बाहर आ गए, तो उसके बाद के केसेस नहीं चले। तो इसलिए आप क्लियरली देख सकते हो उसने सिर्फ APR ही चलाया है। अब अगर मान लो आपने जो ये स्विच केस पूरा लगाया हुआ है इसके नीचे भी कुछ लिखा होता, तो यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ कि system.out.println, यहाँ पे लिख देते हैं आउट ऑफ स्विच केस। तो हमने ये लिख दिया है। अब इसको मैं दोबारा एग्जीक्यूट करके देखता हूँ क्या होता है कि 4 के बाद पूरा प्रोग्राम ही खत्म हो गया है या नीचे आएगा। तो मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको। जब मैंने इसको रन किया आप क्लियरली देख सकते हो पहले APR प्रिंट हुआ, फिर आउट ऑफ स्विच केस भी प्रिंट हुआ। तो इसका मतलब यही है कि जब भी उसे ब्रेक स्टेटमेंट मिलेगी
तो वो जिस स्कोप में आ रहा होगा, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्रैकेट्स वाला था पूरा, इसके अंदर आ रहे थे, तो वो पूरा स्कोप ही ख़त्म कर देगा। जैसे यहाँ स्विच के अंदर पूरा था, वो स्विच से बाहर आ जाएगा और उसके बाद जो भी चीज़ होगी वो नॉर्मल कोड चलता रहेगा। तो ये था बेसिकली आपका लॉजिक। तो अगर मैं आपको वापस विजुअल फॉर्म में लेके जाऊँ, तो यहाँ पे जैसे हमने कोड टू बी एग्जीक्यूटेड लिखा था, तो उसके बाद मैं एक और लाइन लिख देता हूँ यहाँ पे मैं एक और चीज़ जो है वो लिख देता हूँ, वो है ब्रेक। तो ब्रेक स्टेटमेंट लगा सकते हैं हम, और उसके बाद में मैं ऐसे लिख देता हूँ कि ये अभी ऑप्शनल है। आपने ये भी देख लिया कि जब आप ब्रेक नहीं लगाते तो क्या होगा। उसमें बेसिकली यही होगा कि अगर कोई भी वैल्यू जब मैच हो जाती है तो उसके अंदर जो लिखा हुआ कोड है वो तो चलेगा ही, लेकिन उसके नीचे और भी जितने सारे केसेस हैं उनका भी कोड चलता रहेगा जब तक उसे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिल जाता। तो इसलिए जो आप कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हो अपने केस के लिए, उसके बाद आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो ताकि वो बाकी केसेस पे ना जाए। अब अगर एग्जांपल पे वापस जाए इंटेल में, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने डिफॉल्ट केस नहीं लिया था। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डिफ़ॉल्ट जो है वो एक ऑप्शनल केस है, अगर आप उसे नहीं भी लिखोगे तो भी आपका नॉर्मल कोड चलेगा। लेकिन अब ट्राई करते हैं कि डिफ़ॉल्ट केस में क्या होगा। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे आपने जो मंथ की वैल्यू थी 4 दी थी, और यहाँ पे आपने केसेस जो लिखे हैं 1 to 12 लिखे हैं, तो अगर इसकी वैल्यू 14 होती तो क्या होता। तो इसको मैं चला के दिखाता हूँ यहाँ पे। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि कोई भी केस यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, और स्विच केस से बाहर आने के बाद उसने सिंपल जो भी चीज़ थी वो प्रिंट करवा दी है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम कोई डिफ़ॉल्ट हैंडलिंग भी दें हमारे कोड में, कि कई बार हो सकता है कुछ इनवैलिड कोई यूज़र दे दे, तो उसे पता तो होना चाहिए कि उसने इनवैलिड दे दिया है। तो इसलिए हम एक डिफ़ॉल्ट केस भी लिख देते हैं इसमें। सिंपली एंड में जाकर आप डिफ़ॉल्ट दीजिए, क्योंकि आप चाहते हो कि आपके केसेस पहले कवर हो जाएं, उसके बाद ही आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते हो। तो इसमें जाके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट का केस बना देता हूँ, और ऐसे आप देख देंगे। और उसके बाद आप लिख दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनवैलिड इनपुट। तो हम ऐसा कुछ दे देते हैं, और इसके बाद आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इसके बाद कोई और केस होगा ही नहीं, डिफ़ॉल्ट तो आपका लास्ट केस है। तो बेसिकली अब आपको अगर मैं ये दोबारा चला के दिखाऊं, तो ये आपको बोल रहा है देखो इनवैलिड इनपुट, क्योंकि आपने यहाँ पे 14 दिया था जो कि आपका किसी भी केस से मैच नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा स्विच के बारे में। जो आप केसेस बताते हो, जो उनमें वैल्यूज़ आप देते हो, वो यूनिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सेम वैल्यू दे दी। जब आप ये देखेंगे तो क्लियरली आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर आपने सेम वैल्यू दे दी जो 2 वैल्यूज़ की, तो यहाँ पे आपको ये रेड लाइन दिखा रहा है विद, कह रहा है कि डुप्लीकेट लेबल। ठीक है, अगर मैं इसको आपको रन करके दिखाऊं तो आपको कंपाइल एरर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये सिंपल वही चीज़ आपको बोल रहा है कि ये डुप्लीकेट है, जो कि अलाउड नहीं है। आपको जो स्विच स्टेटमेंट है उसमें जो आप केसेस बनाओगे उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो यूनिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा चेंज कर देता हूँ। तो इस एग्जांपल पे जैसे हमने इंट लिया था, इसकी जगह आप बाकी डेटा टाइप्स भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आप स्ट्रिंग ले सकते थे कि आपने जैन दिया था और आपको आउटपुट चाहिए था कि वो प्रिंट करवा दे 0 1, तो उस तरह का भी कर सकते थे कि इसको आपने सिंपली ऐसे मॉडिफाई कर दो स्ट्रिंग, और यहाँ पे आपने मान लो जो आपने दिया है वो आपने दे दिया है सेप, और जो आप उसके अकॉर्डिंग अपने जो केसेस हैं उसको भी मॉडिफाई कर दो। वो इसलिए क्योंकि आपने जो आपका एक्सप्रेशन है वो स्ट्रिंग टाइप का दिया है, तो आप केसेस भी उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करो, नहीं तो ये आपको अभी कंपाइल एरर दे रहा है। करेक्ट, क्योंकि अगर आप 2 चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो वो सेम टाइप की भी तो होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको कोड को मॉडिफाई कर दूँ, तो आप देख सकते हो कि मैंने कोड को मॉडिफाई कर दिया है कि अब आपको एग्जांपल दिखाने के लिए कि हमने जो स्विच में एक्सप्रेशन है वो इंट की जगह स्ट्रिंग टाइप रख लिया है, और उसके अकॉर्डिंग मैंने जो केसेस हैं उनकी वैल्यूज़ भी चेंज कर दी है। तो अगर मैं आपको चला के दिखाऊँ सेप्ट के लिए, आप देख सकते हैं कि ये क्या प्रिंट करवाएगा। तो चेक कर लेते हैं रन करके। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसने 9 प्रिंट करवाया है। ठीक है, तो 9 प्रिंट करवाया है, जो आप जानते हो कि सितंबर के कॉरस्पॉन्डिंग 9 ही आता है। वो कैसे है, वही सेम लॉजिक चलेगा कि जैसे आपने यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है मंथ का जो कि स्ट्रिंग टाइप है, तो वो स्टार्टिंग से सारे केसेस के साथ उसकी वैल्यू को कंपेयर करेगा। सबसे पहले आएगा जैन में, ये दोनों सेम नहीं है, फिर आगे आएगा फेब, फिर मार्च, अप्रैल, ऐसे ऐसे आगे जाता जाएगा। यहाँ पे सेप पे उसे मिल जाएगा क्योंकि ये मैच कर रहा है जो कि आपकी एक्सप्रेशन की वैल्यू थी उससे। तो उसके अंदर आपने लिखा था 9, तो उसने वही प्रिंट करवा दिया। उसके बाद थी ब्रेक, तो बेसिकली इसके बाद वो आपको स्विच से बाहर ले जाएगा। अब यहाँ पे मान लो आपने एस जो है वो स्मॉल रखा होता,
तो क्या वो इसको इक्वल मान पाता? जी नहीं, वो चेक भी करवा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि उसने बोल दिया कि इनवैलिड इनपुट। इनवैलिड क्यों बोला है? क्योंकि वो किसी भी केस के साथ मैच नहीं कर पाया है। जो SCP था उसमें S जो था वो के अपर केस था, लेकिन आपने जो इनपुट दे दिया उसमें वो लोअर केस था, तो ये मैच नहीं हुए। तो क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एग्जैक्ट वैल्यूज को मैच कर रहा है। यहाँ पे हमने लोअर केस लिया था S और यहाँ पे अपर केस था, इसलिए उसने इसको मैच नहीं बताया। ऑप्शंस नहीं दे सकते, ना ही आप कोई रेंज डिफाइन कर सकते हो, ये एग्जैक्ट वैल्यूज ही मैच करता है। जो आपकी जो इफ कंडीशंस होती हैं वो इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं, उसमें आप मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हो, अलग अलग चेक्स लगा सकते हो। लेकिन जो यहाँ पे स्विच में जो आपके केसेस होते हैं वहाँ पे आप सिंपल नॉर्मल वैल्यू दे सकते हो जिसको आप डायरेक्टली कंपेयर करते हो। तो इसलिए अगर इन टर्म्स में बात की जाए तो आपका जो इफ़ है वो थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल है एज कम्पेयर टू स्विच। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो आपका इफ़ एल्स इफ होता है उसमें जो आप एक्सप्रेशन देते हो आप उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हो, उसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स लिख सकते हो, उसमें रेंजेस डिफाइन कर सकते हो अपना लॉजिक डिफाइन करने के लिए। जबकि जो आपका स्विच है वो एग्जैक्ट वैल्यूज को मैच करता है। तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी की टर्म्स में जो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। अब अगर हम बात करें नेस्टेड स्विच की, मतलब क्या एक स्विच के अंदर एक और स्विच हो सकता है? तो हाँ बिल्कुल जी, ये हो सकता है। उसे नेस्टेड कहते हैं। नेस्टेड का मतलब एक के अंदर एक और। तो अगर जैसे एक स्विच है तो उसके केस के अंदर हम एक और स्विच भी बना सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको स्विच के रिलेटेड थोड़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद कोड करके प्रैक्टिस करिए, कुछ इसके वेरियस केसेस ट्राई करिए, जिससे आपको और आइडिया लगेगा और इसमें आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। एज एन एग्जाम्पल, जैसे हमने मंथ का लिया था उसी तरह आप ले सकते हो डे का, कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इस तरह से आप बना सकते हो और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रख सकते हो, या आप कोई और चीज़ भी उठा सकते हो। इंपॉर्टेंट ये है कि आप खुद से कोड करके देखो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए। ऑल राइट देन, दिस इज मोहित छाबड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।